क्या है, गति क्या है पहले समझें। कह रहा है यदि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है, अब वस्तु के साथ जो वस्तु है अपने समय के साथ, वस्तु जो है समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब उस समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसे क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन होती है। उसी परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी गति की जो सापेक्षता है, जैसे रिलेटिव टू मोशन, ये देखते हैं, या इसका डिफिनेशन देख लें। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही उसके स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं गति की जो सापेक्षता होती है वो देखते हैं। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता देते हैं। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से और दूसरे स्थान तक की ओर क्या है, गति करते हुए देखते हैं। किसी भी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, गति करते हुए देखते हैं। जैसे आदमी पैदल चलता है या सड़क पर चलते हुए वाहन है, उसके बाद वायुयान है, आकाश में गति करते हुए तारे हैं, कहीं न कहीं तारे हैं। तो इस तरह के ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि क्या हैं, यह कहीं न कहीं एक स्थान से और दूसरे स्थान गति करते हैं। गति करती हुई वस्तु किसी एक क्षण पर किसी एक स्थान पर होती है तथा उसे अगले क्षण किसी दूसरे स्थान पर होती है। ऐसी वस्तुएं जिसमें समय परिवर्तन के साथ ऐसी वस्तु जिसमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में कहा जाती है। इसके विपरीत जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता नहीं लगता है, उसे स्थिर या विराम अवस्था कहते हैं। जो वस्तु हमें स्थिर अथवा गतिमान प्रतीत होती है, वास्तव में उसी अवस्था में होती है। ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो जो हम स्थिति को देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में
ट्रेन में बैठते हैं तो हमें लगता है कि बाहर की वस्तुएं वह चल रही है और ट्रेन क्या है, अस्थाई है। लेकिन अगर हम वही ट्रेन को स्टेशन पर देखें या स्टेशन पर हम देखें ट्रेन को आते हुए, तो हमें ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। हम क्या है, हमारी स्टेशन जो है एक जगह पर दिखाई देगा। तो ऐसा जो वस्तु हमें स्थिर या गतिमान प्रतीत होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में है कि नहीं है, यह हम गति के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखेंगे। साधारण भाषा में हम कह दें तो अमुक स्टेशन आ गया। अब ये बताएं कि जो स्टेशन आने वाली है वह आता है कि हम उसमें पहुंचते हैं। जबकि स्टेशन तो कहीं आता नहीं है, स्टेशन तो अपनी जगह पर स्थायी है। लेकिन हम कहते हैं कि स्टेशन आने वाला है। अब यह कैसे निश्चित किया जा सके कि कौन वस्तु गतिमान है और कौन सी वस्तु गतिमान नहीं है? जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें बाहर की जितनी वस्तु हैं, यानी बाहर की वस्तु जैसे प्लेटफार्म गतिमान प्रतीत होती है और ट्रेन का होती है, स्थिर महसूस होती है। यदि हम अगर वही बात अगर ट्रेन से निकलकर अगर हम प्लेटफार्म पर खड़े हों तो ट्रेन गतिमान प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु का गतिमान अथवा स्थिर दिखाई देना देखने वाले की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि कहाँ पर रह कर वह देख रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहा जाता है कि किसी वस्तु की गतिशीलता अथवा स्थिरता को प्रेक्षक के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। प्रेक्षक की अपनी अवस्था बदलने से देखी जाने वाली वस्तु की गति अथवा स्थिरता की दशा बदल जाती है। जैसे मान लीजिए 3 समानांतर मार्ग पर अगर देखते हम हैं तो 3 समानांतर मार्ग पे ये मार्ग है और 3 समानांतर मार्ग पर क्या चल रही है, मार्गों पर स्थित ट्रेनों में बैठे यात्रियों, ठीक है, ए बी सी है। जैसे मान लीजिए यात्री है, ए भी यात्री है और ए भी यात्री है, ए है, बी है और सी है। ट्रेन ए तथा बी एक दिशा में जा रही है। अब क्या हो रही है, ये चल रही है, ए भी चल रही है और यह एक समान से चल रही है, यह एक समान से चल रही है, ठीक। और सी जो ट्रेन है वह स्थिर है, यही जगह पर बैठी है, अपनी जगह पर यह है, चल रही है। इसमें क्या होता है, पहला जो होता है, जो सी वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति ए और बी को आगे जाते हुए देखता है। पहला ए और बी को क्या करता है, आगे जाते हुए देखता है। दूसरा क्या होता है, समान चाल से गति करने के कारण ए बी जो है, ए और जो बी है उनकी स्थिति में समान परिवर्तन होगा। ए एवं बी एक दूसरे को निरंतर सामने देखेंगे, अर्थात एक दूसरे को स्थिर प्रतीत दिखेंगे, लेकिन यह दोनों क्या हैं, एकदम स्थिर हैं। अगर बी, आप तीसरा नंबर देखते हैं, ए और बी जो है वह सी को पीछे की ओर गति करते हुए देखेंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति बी जो है, व्यक्ति ए को स्थिर एवं व्यक्ति सी को गतिमान देखेगा। यह जो बी है वह ए को क्या करेगा, स्थिर देखेगा और सी को मान लो गतिमान देखेगा। इसी प्रकार ए एवं बी किसी व्यक्ति सी को पीछे की ओर गतिमान कहेंगे। क्या कहेंगे, ये कहेंगे गतिमान है, ठीक। यदि ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये ट्रेन से बाहर
अन्य किसी वस्तु को न देखे पाए तो यह निश्चित कर सकेंगे कि वास्तव में कौन गतिमान है और कौन स्थिर है। ऐसे जीवन में ऐसे अनेक उदाहरणों से ज्ञात होता है कि वस्तु की गति अथवा स्थिरता का निर्धारण एवं वर्णन किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही किया जा सकता है। मानो उसके रहकर वहाँ पे उसकी हम निर्धारित कर सकते हैं। निरपेक्ष, वास्तविक, सापेक्ष समान और निरपेक्ष माने वास्तविक। निरपेक्ष वास्तविक रूप से ये कहना संभव नहीं है कि कौन सी वस्तु स्थिर है तथा कौन सी वस्तु गतिमान है। यदि किसी पिंड को अगर हम लेते हैं, यदि किसी पिंड को संदर्भ रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तु गतिमान तथा स्थान परिवर्तन न करने वाली वस्तु स्थिर कही जाती है। सामान्य जीवन में हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। ये क्या मानते हैं? हम पृथ्वी को ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? सॉरी, इस पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं। लेकिन क्या है? यह स्थिर नहीं है, यह गतिमान है। लेकिन हम इस गति को नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे हम ये नहीं जान पर कल्पना कर सकते हैं कि कौन वस्तु गतिमान है और कौन वस्तु स्थिर है, जब तक हम उसको सापेक्ष की उसको हम वहाँ की स्थिति पर निर्भर न करें। अब आते हैं गति के प्रकार। ये तो हमने गति बता दिया, गति की परिभाषा हो गया। अब गति कितने प्रकार के होते हैं वो हम जान लेते हैं कि गति कितने प्रकार के होते हैं। गति जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। गति जो होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन गति होते हैं पहले देख लेते हैं। पहला होता है ऋजुरेखीय गति। क्या होते हैं? इसे हम ऐसे ऋजु रेखीय गति। दूसरा होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। और तीसरा होता है दोलन गति। दोलन गति। अब हम बात करते हैं ऋजु गति का, ऋजुरेखीय गति का। जब कोई वस्तु, अब देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में यानी रेखा में किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करता है, यानी यहीं पे क्या करता है? गति करता है। ठीक, तो उसकी गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। या कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम ऋजुरेखीय गति कहते हैं। जैसे ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की स्वतंत्र गति, या सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति, या रोड पकड़कर साइकिल से चलना, ये क्या है? ऋजुरेखीय गति कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं वृत्तीय गति, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। गति वस्तु किसी वृत्त की, यानी कोई वस्तु है, अब वस्तु जो है वह वृत्त की घूमे जाए, यानी गोल घूमे, या वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर, वृत्त से बने मार्ग पर वह चलता जाए, घूमे, या हम घड़ी की सुई कहें तो क्या होगा? कहीं न कहीं
यह सुई जो सुई का नोक है वह गति करती है, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब आते हैं दोलन गति। तो दोलन गति क्या होता है? जो गति में यानी वस्तु अपने मार्ग के लिए किसी निश्चित बिंदु पर से इधर से उधर बारंबार गति करता हो तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह रोप धागा है और जिसमें हम या तो पत्थर बांध लेते हैं। अब पत्थर को जब हम उसे मोशन में लाते हैं तो ये पत्थर क्या हो जाता है, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो यह क्या है, ये बारंबार क्या होता है, यह अपने जगह पर इधर और वहाँ से आकर फिर इधर ऐसे घूमता रहता है। इसे हम कहते हैं दोलन गति। यह दोलन गति होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के गति होती है। वृत्तीय तथा दोलनीय गतियों में गति की दिशा जो है वह निरंतर बदलती रहती है। ये गतियाँ सदा परिवर्तित होती है। केवल एक समान चाल की ऋजुरेखीय गति ही एक समान गति हो सकती है, जिसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो गति कितने प्रकार हो गए आप जान गए। 3 प्रकार के होते हैं, ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। अब हम बात करने जा रहे हैं सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम बात कर रहे हैं अदिश राशि और सदिश राशि की, जिसे कहते हैं स्केलर एंड एक्सेलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स सदिश राशि। तो हम बात करते हैं पहले अदिश राशि की, स्केलर क्वांटिटीज का। अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि क्या है देखते हैं। विज्ञान में अनेक ऐसी राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल राशि का परिणाम बताना ही आवश्यक होती है। क्या होता है? केवल राशि का परिणाम, केवल राशि का परिणाम बताना क्या होता है? आवश्यक होती है। बताना आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। यही आवश्यक होते हैं। तो केवल इसमें क्या होता है? परिणाम बताना होता है, या जिसमें केवल परिणाम बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि होती हैं। ऐसे केवल यह बताने के लिए राशि की संख्यात्मक मान तथा मात्रक क्या है, राशि के बारे में पूरी सूचना मिल जाती है। जैसे कहते हैं केवल इसमें क्या होता है? परिणाम बताया जाता है या संख्यात्मक मान बताई जाती है। क्या बताई जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम मान लेते हैं। चलिए इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, तो यह क्या होता है? इससे क्या होती है? पूरा वह वस्तु की क्या मिल जाती है? सूचना मिल जाती है कि कौन सा राशि है। जैसे मान लीजिए पहला देख लेते हैं। पहला जो मान लेते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। अच्छा, दूसरा पहला जो है 2.5 मीटर है। क्या? 2 पिंड के बीच की दूरी 2.5। ठीक, उसके बाद है किसी पिंड का द्रव्यमान। ये जो पिंड है इसका जो द्रव्यमान है वह हो गया आपका 3.7 kg। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा
वह मान लीजिए सरल दोलन के 10 दोलनों का समय, 10 दोलन जब इधर उधर होते हैं उनका समय हो गया आपका 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। अच्छा, लोहे का अपेक्षित घनत्व, घनत्व क्या इसका है ये देख लेते हैं। तो ये हो गया 7.9 इंटू 10 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बल्ब में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर आदि होती है। ठीक है। तो जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात कहें तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बताना आवश्यक होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी में पहला आता है बिंदु को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले आता है दूरी। ठीक है। उसके बाद क्या है? द्रव्यमान है, भार है, द्रव्यमान है। तो हम क्या करते हैं? द्रव्यमान हो गया। उसके बाद है आयतन है, घनत्व है, कार्य ऊर्जा है, विद्युत आवेश है, विभव है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, सामर्थ्य है, ताप आदि क्या है? ये सब क्या है? तो अदिश राशियां है। अब मैं बात करूंगा सदिश राशियां का। ये सदिश राशि क्या है वो देखते हैं। यानी जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक। अब आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि जिसके हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशियों की प्रकृति से भिन्न ऐसी राशि, अनेक राशियां हैं जिनकी पूर्ण सूचना देने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। क्या चाहिए? दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। दिशा और परिणाम दोनों चाहिए, तब होगा वह सदिश राशि। अर्थात यदि दिशा न बताई जाए तो दिशा का पूरक प्रभाव ज्ञात नहीं होता है। अब देखना, ये हो गया आपका सदिश राशि जिसमें दिशा भी और परिमाण दोनों हो। यदि कहा जाए कि एक मोटर का वेग, अगर मोटर का एक वेग जो है 50 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर मान लेते हैं प्रति घंटा है। ठीक है। तो यह ज्ञात होता है कि कार 1 घंटा में, जो कार अपने 1 घंटा में अपने प्रारंभिक स्थान से 60 किमी दूर जाएगी, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि कार किस स्थान पर पहुंचेगी, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि कार का वेग किस दिशा में है। दूसरा, और कहें तो किसी 10 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगता है, तो इस सूचना से यह तो ज्ञात होता है कि पिंड की चाल किस प्रकार बढ़ेगी, परंतु यह ज्ञात नहीं कि पिंड किस दिशा में जाएगी।